हेलो दोस्तों, आपका चंद्र एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। मध्य प्रदेश के किस पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? गोड़ पेंटिंग, नाग भित्ति चित्र, सैल पेंटिंग और गुदना पेंटिंग। आपका सही आंसर है गोड़ पेंटिंग। हाल ही में मध्य प्रदेश के गोड़ पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश की पारंपरिक जो गोड़ पेंटिंग को भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। यह पेंटिंग प्रकृति, जानवरों एवं धार्मिक विषयों के साथ साथ उनके जीवन के तरीकों को दर्शाता है। गोड़ जनजाति द्वारा बनाई जाती है, तो इसको भी पूछा जा सकता है। जो गोड़ पेंटिंग हो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो गोड़ जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। डिंडोरा जिला, एमपी का डिंडोरा जिला है, गोड़ चित्रकला का मुख्य केंद्र है, तो इसको याद रखिएगा। जो जिला का नाम है इसको भी याद रखिएगा, इसको भी पूछा जा सकता है। हालांकि इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। इससे क्या होगा, यहाँ के जो कलाकार हैं उनको संरक्षण मिलेगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो ऐसा मध्य प्रदेश के किस पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, और घुमाएगा तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि गोड़ पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है वह किस राज्य का है। तो आपके पास ऑप्शन में सीजी रहेगा और एमपी रहेगा। तो यदि आपको पता रहेगा कि जो गोड़ पेंटिंग है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है वो कहाँ का है, वो है एमपी का है, तो आपको एमपी ऑप्शन में रहेगा, एमपी को लगाना है, छत्तीसगढ़ को नहीं लगाना है, याद रखिएगा इतना। अब देख लेते हैं हम लोग जो जीआई टैग है किस बेसिस में प्रदान किया जाता है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, तो इसको याद रखिएगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी अधिनियम है वो किस डेट को लागू हुआ है वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, या किस सन को बना है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसका नाम भी याद रखना चाहिए कि जीआई टैग किस बेसिस में दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। तो इसको याद रखिएगा, वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। और जो जीआई टैग दिया जाता है इसके पंजीकरण के उपरांत इसको 10 वर्ष के लिए मान्य रहता है। जितने भी मतलब जीआई टैग रजिस्टर्ड होते हैं उनको जो जीआई टैग प्रदान किया जा रहता है वो 10 वर्ष के लिए रहता है। उसके बाद वह उनको पुनः पंजीकरण के लिए नवीनीकरण कराना पड़ता है। भौगोलिक संकेत उत्पादों के प्रकार देख लेते हैं, किन किन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है। हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग ये बिहार का है, आपको पता होना चाहिए। मैसूर सिल्क ये आपका कर्नाटका है। खाद्य पदार्थ में देख लेते हैं, तिरुपति के लड्डू को दिया गया है। रसगुल्ला है, रसगुल्ला उड़ीसा का है, वहाँ उनको जीआई टैग मिला है। कृषि उत्पाद में बासमती चावल है, इसको भी जीआई टैग मिला है। अब हम लोग देख लेते हैं, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको कैटेगरी याद रहना चाहिए। भौगोलिक संकेत के उत्पादों के जो प्रकार हैं उसको आपको याद रखना है, तो आपको इन तीनों को याद रखना है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो एक है हस्तशिल्प है, एक है खाद्य पदार्थ है, और एक और है क्या है, कृषि उत्पाद है। तो आपको इन तीनों को याद रखना है। और यहाँ पर दिया गया है हमारा छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का जीआई टैग किसको किसको प्रदान किया गया उसको देख लेते हैं हम लोग। बस्तर ढोकरा को जीआई टैग प्रदान किया गया हस्तशिल्प उत्पाद के क्षेत्र में। बस्तर लकड़ी का जो शिल्प है उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया हस्तशिल्प में। बस्तर आयरन क्राफ्ट है उसको दिया गया है आपका हस्तशिल्प में दिया गया है। और चांपा, चंपा लिखे हैं यहाँ पर, चांपा रेशम साड़ियों और कपड़े उसको दिया गया है, इसको भी हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में दिया गया है। और जो बस्तर ढोकरा लोगो है आपको इसको अलग से याद रखना है, लोगो अलग है और बस्तर ढोकरा अलग है। यहाँ पर देखो दो है, एक बस्तर ढोकरा है और एक बस्तर ढोकरा लोगो है, तो दोनों को दिया गया है, इतना याद रखिएगा जीआई टैग। इसके अतिरिक्त देख लेते हैं हम लोग जो कृषि उत्पाद है उसमें किसको किसको दिया गया है। एक जीरा फूल है, एक नगरी दुबराज है, इसको पिछले टाइम ही दिया गया है और इसको प्रीलिम्स में तो पूछा भी था। तो इतना आपको जीआई टैग है उसको याद रखना है। और साथ में इसको याद रखिएगा कि जो जीआई टैग मिलता है किसी भी वस्तु को, या तो किसी भी हस्तशिल्प या खाद्य पदार्थ या कृषि उत्पाद, उसको कितने वर्षों के लिए मिलता है। तो आपको ना पूछेगा, ये ऑप्शन रहेगा 10 वर्ष रहेगा, 20 वर्ष रहेगा, 30 वर्ष रहेगा, और एक और ऑप्शन रहेगा 5 वर्ष रहेगा, ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा। तो यदि आप पढ़े रहोगे तभी आपसे बनेगा कि इसका जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है किसी भी
उत्पाद को वो कितना है 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन से राज्यों का समूह रहा? तो पहला ऑप्शन है आपका है असम, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। दूसरा ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना। तीसरा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़। और आपका चौथा ऑप्शन है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। इसका सही आंसर है आपका डी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 में 5 स्टेट को फ्रंट रनर कैटेगरी में 100 में 60+ अंक लाने के लिए 5 स्टेट को इसमें फ्रंट रनर के कैटेगरी में रखा गया है। स्टेट कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश था, कर्नाटका है, केरला है, राजस्थान है, आपका तेलंगाना है। यहाँ पर वही दिया गया है फ्रंट रनर। और यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि जो पिछले सूचकांक की तुलना में सबसे अधिक सुधार किन राज्यों में हुआ है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, इसमें पिछले वर्ष के सूचकांक की तुलना में अधिक सुधार हुआ है। अचीवर श्रेणी में देख लेते हैं जिनको 50 से 60 अंक मिला है। इसमें कौन कौन से स्टेट हैं? हमारा असम है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है और पंजाब है। तो आपको इसको तो याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन इसको जो 60% से ज़्यादा है, जो फ्रंट रनर है, इनका नाम अवश्य याद रखिएगा। अब देख लेते हैं जो स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स है, इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करने की जिम्मेदारी है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब किया गया था? 1 मार्च 2002 को किया गया था। यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत प्रावधान है। तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था, लेकिन इसको ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स है, इसको कौन जारी करता है? तो आपको पता होना चाहिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स जारी किया जाता है। और साथ में ये जो 5 स्टेट है, इनका नाम आपको अच्छे से तो याद रखना ही है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। किस राज्य ने नीति आयोग जैसा राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने का घोषणा किया है? तो आपको याद रखना चाहिए, नीति आयोग के जैसा सिमिलर बॉडी कौन सा मतलब राज्य है स्थापित करने का घोषणा किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला आपका है केरल, दूसरा ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन आपका तेलंगाना, चौथा ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। इसको आप याद रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार की जो अभी कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें ऐसा घोषणा किया गया कि महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नाम से एक संस्था बनाएंगे, जो कि नीति आयोग के टाइप ही रहेगा, उसी के सिमिलर रहेगा। 11 नवंबर को महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका नाम रखा गया है, शॉर्ट नाम मित्रा। तो इसको भी याद रखिएगा, मित्रा। मित्रा नामक संस्था का गठन किस राज्य में किया गया है? ऐसा भी पूछा जा सकता है, या तो मित्रा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। यह संस्था केंद्र सरकार की नीति आयोग के तर्ज पर कार्य करेगा। वही है, नीति आयोग जैसा कार्य करता है वैसे इसका भी कार्य रहेगा। यह भी राज्य सरकार को विभिन्न मतलब कार्यों के लिए सहयोग करेगा, सलाह देगा। इसकी अध्यक्षता कौन किया? वहाँ के मुख्यमंत्री अपने महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी किए, और इसके सह अध्यक्ष कौन रहे? देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन व्यापक डाटा के विश्लेषण करेगा, विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन पर आधारित निर्णयों लेने के लिए राज्य का एक थिंक टैंक है। ये क्या करेगा? विभिन्न डाटा का विश्लेषण करके राज्य सरकार को सलाह देगा। इससे राज्य को 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और दूसरा लक्ष्य क्या है? 2047 तक $3.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में यह एक सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। जैसे नीति आयोग करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को विभिन्न योजनाओं के लिए सलाह देता है, वैसे ये भी करेगा। जो मित्रा नामक एक बॉडी बना है, यह भी
महाराष्ट्र सरकार को विभिन्न योजनाओं के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाएगा। अब यहाँ नीति आयोग का जिक्र हो गया है, तो हम लोग थोड़ा नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। इसका जो प्रशासनिक संरचना कैसा है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में कौन है हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष इसको याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट इसको पूछता है। सुमन बेरी है, वर्तमान में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। इसको भी पूछता है कि जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन में दो रहेंगे, एक राष्ट्रपति रहता है, एक प्रेसिडेंट आपका, और एक रहेगा पीएम रहता है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। संचालन परिषद में कौन होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। तो आपको दोनों की याद रखना है, जो राज्य के मुख्यमंत्री इसके मेंबर होते हैं और साथ में यूटी होते हैं, उनके उपराज्यपाल इसके मेंबर होते हैं। क्षेत्रीय परिषद तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको रहने देते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तदर्थ सदस्यता, अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। पदेन सदस्यता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 मेंबर। तो इसको याद रखना है, जो कितने मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री है अपने मंत्रिपरिषद से, तो 4 मेंबर। तो इसको भी याद रखिए कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीओ अभी वर्तमान में कौन है, इनका नाम आप याद रखिएगा, BVR सुब्रमण्यम। इनका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी जी, उनका नाम इम्पोर्टेंट है। और आपको तो अध्यक्ष पता ही है नीति आयोग के कौन है। विशेष आमंत्रित, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, यदि आवश्यकता पड़ता है तो प्रधानमंत्री जी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी बुला सकते हैं। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं, देख लेते हैं हम। टीम इंडिया हब है एक, राज्य और केंद्रों के बीच इंटरफेरेंस का काम करेगा जो टीम इंडिया हब है। और ज्ञान और इनोवेशन, नॉलेज एंड इनोवेशन हब है, ये नीति आयोग के थिंक टैंक के भांति कार्य करता है। नीति आयोग के 3 दस्तावेज जारी किए गए हैं, जिसमें 3 वर्षीय एजेंडा है, 7 वर्षीय एजेंडा बोलते हैं इसका, मध्यम अवधि का एजेंडा, और एक और है 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज। इसको याद रखिएगा, 3, 7 और 15 वर्षीय जो कार्यक्रम है या एजेंडा है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। इसमें इम्पोर्टेंट मात्र ये है जो अपना उपाध्यक्ष का नाम है और सीओ का नाम है, और जो कितने मतलब मेंबर को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद कितने मेंबर को इसमें नीति आयोग में सदस्य बनाया जा सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। 4 सदस्यों को नीति आयोग में लाया जा सकता है। 2022 तक कौन सा देश श्रीलंका को सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है। तो पहला ऑप्शन आपका चीन, दूसरा ऑप्शन आपका भारत, तीसरा ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया, और चौथा आपका ऑप्शन है आपका यूएसए। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है हमारा भारत। तो आप इसको भी याद रखिएगा। भारत 2022 में 4 महीनों में चीन को पीछे छोड़ते हुए श्रीलंका को 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देकर सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। इसके पहले कौन था सबसे ज़्यादा ऋणदाता, श्रीलंका को चीन था, लेकिन हम लोग अभी 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिए हैं, जिससे हम लोग प्रथम पोजीशन में पहुंच गए हैं। चीन ने 2017 से 2021 तक पिछले 5 वर्षों में श्रीलंका को सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में अपनी स्थिति बनाई हुई थी, लेकिन वर्तमान की स्थिति में 2022 में सबसे अधिक ऋणदाता देश कौन है श्रीलंका को देने वाला, तो भारत है। आपको इसको भी याद रखना चाहिए। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन आपका विनेश फोगट, दूसरा ऑप्शन आपका बजरंग पुनिया, तीसरा ऑप्शन आपका बबीता कुमारी, और चौथा ऑप्शन आपका गीता फोगट। तो इसका सही आंसर आपका बजरंग पुनिया। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। भारत के बजरंग पुनिया ने हाल ही में बेलग्रेड, ये सर्बिया का कैपिटल है, वहाँ हुआ था विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। पदक भी याद रखिएगा, कांस्य पदक जीते थे उसको।
इस पदक के साथ बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। तो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले देख लेते हैं 2022 के पहले इन्होंने 2013 में कांस्य पदक जीता था, 2018 में रजत पदक जीता था और 2019 में कांस्य पदक जीता था। इसके पूर्व ये तो 2022 का है, अभी जो रिसेंट में हुआ है उसमें विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, और इसके पूर्व में इन्होंने 2013 में जीत चुके हैं पदक, 2018 में और 2019 में। तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो रिसेंट का है वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में जो हुआ उसमें 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो पहला ऑप्शन है आपका विनेश फोगाट, दूसरा ऑप्शन है आपका साक्षी मलिक, तीसरा ऑप्शन आपका बबीता कुमारी और चौथा ऑप्शन आपका गीता फोगाट। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आपका विनेश फोगाट। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बेलग्रेड सर्बिया की जो कैपिटल है वहाँ हुआ था 14 सितंबर को। 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने के बाद विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में स्वर्ण पदक विजेता ने मौजूदा यूरोपीय स्वीडन की जो है एम्मा मालमग्रेन को हराया। तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और नाम तो मालमग्रेन, लेकिन विनेश फोगाट ने जो कांस्य पदक जीता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और हम लोग देख लेते हैं इसके पहले जो विनेश फोगाट है उन्होंने और कब पदक जीता उसको देख लेते हैं। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में जो कजाकिस्तान में हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज कांस्य पदक जीता था। सितंबर 2022 बेलग्रेड सर्बिया में संपन्न हुए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते? पहला ऑप्शन है आपका 1 रजत 1 कांस्य, दूसरा ऑप्शन है आपका 1 रजत 2 कांस्य, तीसरा ऑप्शन है आपका 2 कांस्य और आपका चौथा ऑप्शन है आपका 3 कांस्य। तो इसका सही आंसर है आपका 2 कांस्य पदक। एक बजरंग पुनिया ने जीता और दूसरा है विनेश फोगाट ने जीता। तो हम लोग देख लेते हैं भारत का 2 पदक के साथ कौन सी स्थान में रहा? 24वें स्थान में रहा भारत। और हम लोग को तो स्वर्ण पदक नहीं मिला है, रजत भी नहीं मिला है, हमको कौन सा पदक मात्र मिला है? 2 पदक मिला है, वो भी कांस्य पदक मिला है। टोटल पदक हमारे पास 2। तो आपको इसको पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप था उसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो स्थान भी आपको याद रखना चाहिए, 24वें स्थान में था। अब इसके अतिरिक्त आपको यहाँ बस जो पहला पोजीशन है और दूसरा पोजीशन दोनों को याद रखना है। पहला पोजीशन में कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका को कितना पदक मिला है? कुल 15 पदक मिला है, जिसमें 7 स्वर्ण के हैं, 6 आपके रजत के हैं और 2 हैं कांस्य के हैं। और सेकंड पोजीशन में कौन रहा? जापान रहा। जापान को टोटल 13 पदक मिले हैं। तो इधर का डाटा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा इंडिया का याद रखिएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है इसको याद रखिएगा कि प्रथम पोजीशन में है करके। मिर्चा चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है आपका असम, तीसरा ऑप्शन है आपका सिक्किम और चौथा ऑप्शन है आपका बिहार। इसका सही आंसर है आपका बिहार। बिहार के मिर्चा चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बिहार के पश्चिम चंपारण क्षेत्र में मिर्चा चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। चूँकि इस चावल का जो आकार है वो काली मिर्ची के समान है, इसलिए इसको मिर्चा चावल भी कहा जाता है। मिर्चा या मार्चा राइस के नाम से जाना जाता है। यह चावल अपनी सुगंध, स्वादिष्ट और सुगंधित गुणों के लिए प्रसिद्ध है। मिर्चा राइस को बिहार का जो वेस्ट चंपारण क्षेत्र है उसके लिए जीआई टैग दिया गया है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्षोभ मंडली उत्सर्जन निगरानी प्रदूषण यंत्र, टोपोस्फेरिक इमिशन
मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन टेम्पो किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपकरण है? तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेस से रिलेटेड है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप। पहला ऑप्शन आपका इसरो है, दूसरा ऑप्शन आपका नासा है, तीसरा ऑप्शन आपका है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और चौथा ऑप्शन आपका जास्का है, ये जापान का स्पेस एजेंसी है। इसका सही आंसर है आपका नासा। इसका सही आंसर क्या है आपका? नासा है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा नासा के उच्च रिजोल्यूशन वाले वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण टेम्पो का लॉन्च किया गया है। यह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवलोकन करेगा जिसमें ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होते हैं उसका, सल्फर डाइऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड के आदि के स्तर का आकलन करेगा। यह कई वर्ग मील रिजोल्यूशन के साथ दिन के दौरान प्रति घंटा उत्तरी अमेरिका के हवा की गुणवत्ता की माप करेगा। तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट मात्र ये वाला खंड है। वर्तमान में जो प्रदूषण निगरानी उपग्रह निम्न कक्ष में लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता था, लेकिन जो अभी नासा ने भेजा है टेम्पो, उसको कहाँ रखा गया है? भू स्थिर कक्ष, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा गया है। तो ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापना करने का घोषणा किया है? तो हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका गुजरात है, दूसरा ऑप्शन आपका राजस्थान, तीसरा ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन आपका उड़ीसा। इसका सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। हाल ही में योगी आदित्यनाथ की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो प्रदेश की बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी महाविद्यालयों के जो शिक्षकों की चयन के लिए एक स्वायत्त निकाय का गठन किया जाएगा, जिसका इन्होंने क्या नाम रखा है? शिक्षा सेवा चयन आयोग। यह किसके लिए जिम्मेदार रहेगा? यह यूपी शिक्षा पात्रता परीक्षा, यूपीटीटी परीक्षा आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होगा। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताया गया करंट वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए आप चंद्रा अकेडमी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर तो मिलेगा ही, साथ में इसमें विभिन्न सब्जेक्ट वाइज आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपके आगामी पीएससी, व्यापम के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।